ज्वाला द्वीप पार्ट 5। अमरपाल के सुझाव से चित्रसेन पूर्ण सहमत हो गया। उसी दिन सुबह के समय अमरपाल ने भयंकर पक्षियों की झोंपड़ियों में आग लगाकर उनका सर्वनाश किया था। पर उग्राक्ष के मन में अब भी उन पक्षियों का आतंक छाया हुआ था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इन पक्षियों को समूल नष्ट किया जा सकता है। वास्तव में उसने इन पक्षियों के कारण बहुत बार नुकसान उठाया था, यहाँ तक कि वह स्वयं इनके प्रहारों से जख्मी हो चुका था। इसलिए उसका भय और संदेह अकारण नहीं था। उग्राक्ष कुछ क्षण तो चुप रहा, फिर उसने कुछ बेचैन होकर पूछा, जलती मशालें दिखाने पर क्या वे भयंकर पक्षी हम पर हमला नहीं करेंगे? वे पक्षी डरकर भाग जाएंगे, क्या यह बात सच है? अरे, मशालें कहाँ है? अमरपाल ने उग्राक्ष की बात पर अधिक ध्यान न देकर चिल्लाकर पूछा। बात यह थी कि इस समय अमरपाल का सारा ध्यान उन दो पक्षियों पर केंद्रित था। सुबह की विजय ने उसमें जोश भर दिया था और अब वह किसी भी तरह इन बचे हुए दो पक्षियों को नष्ट कर देना चाहता था। उसने दोबारा चिल्लाकर कहा, मशालें जल्दी लाओ। तत्काल कुछ सैनिक तेल में डूबी हुई बड़ी बड़ी मशालों को लिए हुए आए। अमरपाल ने उन मशालों को चित्रसेन को दिखाते हुए पूछा, महाराज, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। आपका संकेत पाते ही ये मशालधारी लोग अपनी मशालें जलाकर किले को घेर लेंगे। बाकी सैनिक दुर्ग पर आक्रमण कर देंगे। अरे सुनो, कहकर उग्राक्ष ने अपने राक्षस अनुचरों की ओर मुड़कर ताली बजाई। हाँ महानायक, हम तैयार हैं, आज्ञा दीजिए, कहकर कुछ राक्षस वीर उग्राक्ष के चारों तरफ फैल गए। तुम लोगों में से कुछ जवान विशाल वृक्षों को उखाड़कर उनसे किले के द्वार तोड़ दो। बाकी लोग कुदाले लेकर किले की दीवारों को नींव से उखाड़ दो। उग्राक्ष ने अपने सेवकों को आदेश दिया। फिर वह चित्रसेन से बोला, महाराज, हमें किले के केवल मुखद्वार ही नहीं बल्कि चारों तरफ से किले में घुसना चाहिए। ऐसी स्थिति में किले की बुर्जियों पर रहने वाले शत्रु सैनिक बिखर जाएंगे और एकजुट होकर हमारा सामना नहीं कर सकेंगे। पर उन भयंकर पक्षियों से हम बचे रहे, वे हमला ना कर सके, यह जिम्मेदारी अमरपाल की है। उग्राक्ष, तुम चिंता न करो और दुर्ग विजय की तैयारी करो। तुम्हारी रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, अमरपाल ने कहा और अपने अनुचरों को कुछ संकेत देने लगा। तुम जैसा एक तुच्छ मानव इस महाराक्षस की रक्षा करेगा? यह कहकर उग्राक्ष ने दांत पीसकर अपनी पाषाणी गदा उठाई। उग्राक्ष, ठहरो। राजकुमारी कांतिमती आदेशपूर्ण स्वर में बोली, मेरे पिता किले में कैद है। अगर तुम लोग यहाँ अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन में लग गए तो तुम लोगों के तुमिलनाद से मेरे पिता को शत्रु से भय पैदा हो सकता है। फिर वह चित्रसेन की ओर मुड़कर बोली, महाराज, आपने मेरी मदद का वचन दिया है, आपको स्मरण है ना? हाँ राजकुमारी, चित्रसेन ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। फिर उग्राक्ष से बोला, उग्राक्ष, इसमें संदेह नहीं कि तुम राक्षसों के नायक हो, लेकिन तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हें अपनी वीरता अमरपाल पर नहीं बल्कि दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर और दुर्ग की रक्षा कर रहे उन भयंकर पक्षियों पर दिखानी है। चित्रसेन के मुंह से ये बातें सुनकर उग्राक्ष सावधान हुआ और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सुनो, देखते क्या हो, मेरे आदेशों का पालन करो। उग्राक्ष का संकेत पाकर राक्षस सैनिकों ने पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ लिया और उनकी टहनियों एवं पत्तों को तोड़ गिराया। इसके बाद वे उन्हें अपने कंधों पर रखकर गर्जन करते हुए किले की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे चित्रसेन के कुछ सैनिक जलती हुई मशालों को लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद कुछ ही क्षणों में किले के समीप भयानक कोलाहल होने लगा। इधर चित्रसेन एवं राजकुमारी कांतिमती अपने अपने घोड़ों पर आगे बढ़ने लगे। वे सैनिकों में उत्साह भर रहे थे। उग्राक्ष भी अपनी विशाल पाषाणी गदा को हवा में लहराते हुए गरज उठा। चित्रसेन तथा उग्राक्ष के सैनिक किले की दीवार के समीप पहुंच गए। तभी किले की बुर्ज पर से उन पर बाणों की वर्षा होने लगी। चित्रसेन के सैनिक भी शत्रु पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस समय बुर्ज के सैनिक अचानक हुए इस हमले से अपनी और दुर्ग की रक्षा करने में लगे थे और चित्रसेन के सैनिक प्राणों की परवाह न करके दुर्ग पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे।
दोनों दलों के बीच भयंकर युद्ध होता रहा। दोनों दल अपने प्राणों का मोह छोड़कर विजय पाने की आकांक्षा से लड़ रहे थे। सभी सैनिक अपने अपने राजा और सेनापति के प्रति ईमानदार थे। इस प्रकार जो घनघोर युद्ध चल रहा था, इस अपाधापी में कुछ राक्षस सैनिक किले के द्वार के समीप पहुंच गए और अपने कंधों से पेड़ों के विशाल तने को उतारकर किवाड़ों पर आघात करने लगे। कुछ अन्य राक्षस कुदालों से दीवारों को तोड़ गिराने का प्रयत्न करने लगे। जब यह सब चल रहा था कि अचानक ऊपर बादल गरजने जैसी भयंकर आवाज़ हुई। सब भयचकित होकर इधर उधर देखने लगे। वे दोनों भयंकर पक्षी व्यत्याचक्र की तरह वायुवेग से सैनिकों की तरफ आने लगे। अमरपाल ने अपने हाथ की जलती हुई मशाल ऊपर कर ली और उसे पक्षियों की दिशा में लहराता हुआ सैनिकों को चेतावनी देने लगा। वीरों, डरना नहीं, अपनी मशालें ऊंची रखो और उन्हें पक्षियों का निशाना बनाओ। तुम लोग जानते हो, पक्षी आग से डरते हैं। अगर हमने इस पक्षियों का संहार नहीं किया तो याद रखो, ये हमारी जान लेकर छोड़ेंगे। तुम लगातार पक्षियों पर मशालें फेंकते जाओ। मशालों की आग में उनके पंख झुलस जाए और फिर ना उड़ सकेंगे और ना हम पर हमला कर सकेंगे। यही हमारी अंतिम विजय है। इस बार हम अपने प्रयत्न में विफल होंगे तो फिर कहीं के ना रह जाएंगे। अमरपाल का आदेश पाते ही अनेक मशालें आकाश में लहराने लगी। भयंकर पक्षियों का वेग रुक गया। वे सैनिकों पर हमला करना छोड़कर आकाश में ऊपर उठने लगे। उन पर सवार भाग चर्मधारियों ने अपने अंकुशों को पक्षियों की गर्दन में चुभोया और उन्हें सैनिकों पर हमला करने के लिए उकसाने लगे। पर नीचे जलती मशालों को देख पक्षी अपने सवारों के नियंत्रण में ना रहे। एक पक्षी अंकुश के आघात से भड़क उठा और आसमान में कालाबाजियां खाने लगे। पक्षी पर सवार योद्धा ने अपना भाला कसकर पकड़ लिया, पर वह पक्षी पर बैठ ना रह सका और चीत्कार करता हुआ शत्रुसेना के बीच गिर पड़ा। पक्षियों के सवारों को नीचे गिरा देख सैनिकों का उत्साह उमड़ पड़ा। तब चित्रसेन के सैनिक उल्लास में भरकर कोलाहल करने लगे कि दूसरा सवार भी इसी तरह गिर पड़ा। देखते देखते दोनों भयंकर पक्षी आकाश में अदृश्य हो गए। भयंकर पक्षियों की सहायता पर पूरी तरह निर्भर नागवर्मा के सैनिक उन्हें अदृश्य होता देखकर अपनी हिम्मत खो बैठे और डरकर दुर्ग की बुर्जियों से कूद पड़े। वे बचाव के लिए राजमहल की तरफ दौड़ने लगे। बुर्जियों पर से बाणों का वर्ष रुकते ही चित्रसेन के सैनिकों ने दुर्ग की दीवारों तक पहुंचकर कुछ ही क्षणों में दुर्ग के द्वार को तोड़ डाला। इस बीच कुदालों से दीवार पर प्रहार कर रहे राक्षस दुर्ग की दीवार में एक स्थान पर छेद करके किले के अंदर घुस गए। किले में प्रवेश करने के बाद राक्षस वीर और चित्रसेन के सैनिक शत्रु सैनिकों को गाजर मूली की भांति काटने लगे। चित्रसेन को राजमहल पर अधिकार करने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। नागवर्मा के अधिकांश सैनिक प्राणों के मोह से भाग निकले। कुछ लोग चित्रसेन को समर्पण कर दिया। जो सैनिक हठपूर्वक राक्षसों का सामना कर रहे थे, वे उनके हाथों मारे गए। इस प्रकार दुर्ग और राजमहल पर चित्रसेन का पूरा अधिकार हो गया। अब उन्हें इस बात का पता लगाना था कि महाराज वीरसिंह को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा गया है। चित्रसेन को इस बात का संदेह भी था कि कहीं शत्रु सैनिक राजा वीरसिंह को किसी गुप्त मार्ग से दुर्ग के बाहर ना ले गए हो, अथवा महाराज वीरसिंह को मार डाला हो। इस बात की कल्पना मात्र से चित्रसेन का दिल दहल उठा। फिर भी उनके मन के किसी कोने में राजा वीरसिंह के जीवित रहने की आशा की किरण कौंध रही थी। राजकुमारी कांतिमती को पूरा विश्वास था कि उनके पिता राजमहल की किसी अंधेरी कोठरी में कैद है। उसने सैनिकों को महाराजा को उन कोठरियों में एवं भूगर्भ गृहों में तलाश करने की आज्ञा दी। राजकुमारी का आदेश पाकर सैनिक तथा कुछ राक्षस भी राजमहल के सभी भागों में महाराज वीरसिंह की खोज करने लगे। हर सैनिक यह चाहता था कि वह महाराज वीरसिंह को खोज निकाले और राजकुमारी कांतिमती तथा राजा चित्रसेन का प्रशंसा पात्र बने। सैनिक दलों में बांटकर महल के अलग अलग भागों में किसी गुप्त गृह की खोज करते घूमने लगे। कुछ सैनिक एक स्थान से गुजर रहे थे कि उन्हें अंधेरे से भरे एक भूगर्भ गृह से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी।
सैनिकों ने मशालों के साथ उस गृह में प्रवेश किया। वहाँ एक कक्ष था। उसके छड़ों वाले किवाड़ पर ताला लगा हुआ था। कक्ष अंधेरा से भरा था। सैनिकों ने छड़ों के बीच से किसी तरह मशालों को अंदर किया। तब उनकी रोशनी में उन्होंने दूर दीवार से सटी एक अस्पष्ट सी मानव आकृति को देखा। यही महाराज वीर सिंह है, एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा। दूसरे ही क्षण राजमहल में चारों तरफ फैले सैनिक और राक्षस वहां आ गए, पर कोई भी उस कोठरी में प्रवेश नहीं कर सका। सबसे पहले ज़रूरी था कि कोठरी में पड़े उस ताले को तोड़ जाए। सैनिकों का कोलाहल सुनकर चित्रसेन एवं कांतिमती भी वहां आ गए। उन्होंने भी मशालों की रोशनी में उस अस्पष्ट सी मानव आकृति को देखा। कराह की आवाज़ भी सुनी। इस पर उनका विश्वास बढ़ गया कि हो न हो अवश्य ही ये राजा वीर सिंह ही है। इस अंधेरी कोठरी में राजा के बिना और किसी को क्यों बंदी बनाकर रखेंगे? आखिर इनके अलावा नागवर्मा का दुश्मन और कौन है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ताला तोड़ो, चित्रसेन ने आदेश दिया। सैनिक कुदाल लेकर ताला तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। बड़े नारियल के बराबर के उस ताले में जंग लग गई थी। कुदालों के प्रहारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ठन ठन की आवाज़ गूंज रही थी। एक सैनिक तो इस प्रयत्न में हाफ गया था। वह बोला, महाराज, जंग लगे इस ताले को तोड़ना संभव नहीं है। चाबी मिल जाने पर ही इसे खोला जा सकता है। उस चाबी के लिए तुम राजद्रोही नागवर्मा के आश्रम में जाओ, कहकर चित्रसेन और सैनिक के हाथ से कुदाल खींचने को हुआ। तभी गर्जन करता उग्राक्ष वहां पर आ धमका। उसे देखकर कांतिमती बोली, उग्राक्ष, मेरे पिताजी को नागवर्मा ने इस अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा है। तुम शीघ्र इस ताले को तोड़कर हमारी मदद करो। अरे, यह भी कोई काम है? कहकर उग्राक्ष सैनिकों को इधर उधर ढकेलता हुआ आगे बढ़ा। उसने ताले को मुट्ठी में भरकर जोर से खींचा, पर वह खुला नहीं। तब उसने दोनों हाथों से लोहों की छड़ों को पकड़कर जोर से खींचा। दरवाजे की छड़ें चरमर कर उठी, पर ताला वैसा ही फंसा रहा। नागवर्मा और उसके अनुचर विचित्र लोग हैं। उन्होंने कीवाड़ों से कहीं अधिक मजबूत ताला लगाया है। यह कहकर उग्राक्ष ने बड़ी सख्ती से लोहों की छड़ को पकड़कर खींच डाला। वे छड़ें मोमबत्ती की तरह मुड़ गई। सलाखों के बीच बनी जगह से मशालधारी सैनिक अंदर पहुंचे। उन्होंने मशालों की रोशनी में देखा, एक मनुष्य हथकड़ी बेड़ियों में बंधा पड़ा है। उसके मुंह पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वह पीड़ा के कारण कराह रहा था। वह राजा वीर सिंह ही थे। अपने पिता को इतनी दयनीय हालत में देखकर कांतिमती के सिर से लेकर पैर तक खाम खाम झुट गई। वह पिताजी कहकर चिल्लाई और उनके पास दौड़ी। चित्रसेन ने भी कांतिमती के साथ उस अंधेरे कमरे में प्रवेश किया और राजा वीर सिंह के मुंह पर बंधे वस्त्र को खोल दिया। उग्राक्ष ने उनके हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ डाला। बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में मैं पुनः तुम्हें देख पाऊंगा। यह कहकर राजा वीर सिंह दीवार से सटे सटे ही लुढ़क पड़े। दुष्ट नागवर्मा के हाथों उन्होंने अनेक यातनाएं झेली थी। इतने में एक सैनिक महाराजा के बैठने के लिए एक आसन ले आया। दूसरे सैनिक ने प्यास बुझाने के लिए एक जलपात्र आगे किया। पानी पीकर राजा वीर सिंह कुछ स्वस्थ हुए। तब आसन पर बैठकर उन्होंने कांतिमती से पूछा, बेटी, द्रोही नागवर्मा मर गया है या जिंदा है, या उसे बंदी बना लिया गया है? जल्दी बताओ। मैं शीघ्र उस दुष्ट एवं विश्वासघाती का समाचार जानना चाहता हूँ। यदि वह मार डाला गया हो तो जल्दी मुझे वह खुशखबरी सुनाओ। कांतिमती ने बोलने का प्रयत्न किया, फिर संकोच चित्रसेन की तरफ दृष्टि डाली। चित्रसेन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मेरा नाम चित्रसेन है। संभवतः आपने मेरे बारे में और मेरे राज्य के बारे में कुछ सुना हो। मेरा साथी यह राक्षस उग्राक्ष है। नागवर्मा मेरे पिता के राज्य धवलगिरी पर आक्रमण करने गया है। उसे रास्ते में ही रोककर अगर संभव हो तो उसका संहार करने के लिए अपनी विशाल सेना को मैंने अपने सेनापति के नेतृत्व में भेजा है। चित्रसेन की बातें सुनकर महाराजा वीर सिंह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उग्राक्ष की ओर एक बार दृष्टिपात किया, फिर चित्रसेन की ओर मुड़कर बोले, चित्रसेन, यह बात मेरे सुनने में नहीं आई थी कि उग्राक्ष
और तुम्हारे बीच का संबंध मालिक और सेवक के जैसा है। मेरे पास जो समाचार पहुंचा था वह इससे कुछ भिन्न था। इसलिए नागवर्मा के भावी द्रोह की संभावना को जानकर भी मैं पड़ोसी राजा होते हुए भी तुमसे सहायता की याचना नहीं कर पाया। अगर मुझे पहले से ही यह ज्ञात होता तो मैं अनेक संकटों से बच सकता था और तुम्हें भी इस युद्ध की कठिन स्थिति में ना पड़ना पड़ता। पर होने को कौन टाल सकता है। फिर भी हम इस सारे संकट से निकल आए, यह बड़ी बात है। हाँ महाराज, उग्राक्ष के बातचीत का तरीका कभी कभी कुछ भ्रांति उत्पन्न कर देता है। आपकी पुत्री भी कुछ इसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार बन गई थी, चित्रसेन ने स्पष्ट किया। चित्रसेन का उत्तर सुनकर कांतिमती के चेहरे पर मंदहास्य छा गया, पर उग्राक्ष जड़वत वीरसिंह की ओर देखता रह गया। वीरसिंह क्षण भर मौन रहकर उग्राक्ष से बोले, उग्राक्ष, चित्रसेन की बातों में कोई असत्य तो नहीं है ना? महाराज, हमारे महाराज चित्रसेन ने जो कुछ कहा पूर्ण सत्य है। मैं बड़ी उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि महाराज चित्रसेन कब अपनी महारानी को लेकर आएंगे, उग्राक्ष ने उत्तर दिया। राजा वीरसिंह ने देखा कि उग्राक्ष की बात सुनकर राजकुमारी कांतिमती का चेहरा लज्जा से लाल हो उठा और उसने सिर झुका लिया। राजा उससे कुछ कहने को हुए कि तभी दो सैनिक दौड़कर वहां आए और हाँफते हुए बोले, महाराज, द्रोही नागवर्मा भारी सेना के साथ हमारे दुर्ग के निकट पहुंच रहा है। नागवर्मा का नाम सुनकर वीरसिंह चौंक उठे। चित्रसेन को यह समाचार आश्चर्यजनक लगा। उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उठने लगी। क्या नागवर्मा ने धवलगिरी को पराजित कर दिया है? यदि वह स्वयं पराजित होकर भागता हुआ इस तरफ आ रहा है तो मेरा सेनापति जयसिंह कहाँ है, जिसे मैंने अपनी सेना के साथ भेजा था? स्थिति जो भी हो, सबसे पहले हमें दुर्ग की रक्षा के लिए उचित प्रयत्न करना चाहिए। सब सोच विचार कर चित्रसेन ने उग्राक्ष से कहा, उग्राक्ष, अगर नागवर्मा धवलगिरी को पराजित करके आ रहा है तब तो उसकी शक्ति बहुत बड़ी और मनोबल भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, और अगर वह स्वयं पराजित होकर भागा हुआ आ रहा है तब हमें उसे दोबारा मात देने में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होगी। एक काम सबसे पहले करना, तुम अपने सेवकों के साथ दुर्ग की दीवारों की रक्षा करो। बुर्जियों पर रक्षा के लिए कुछ तीरंदाजों को नियुक्त करना होगा। लेकिन अमरपाल कहाँ है? वे शत्रुसेना की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए स्वयं वन की तरफ निकल गया है, अमरपाल के दल के कुछ सैनिकों ने बताया। उग्राक्ष, तुम अपने सेवकों के साथ दुर्ग के द्वारों की। चित्रसेन आगे कुछ कहने जा ही रहा था कि उग्राक्ष बीच में ही ठाठ कर हंस पड़ा और बोला, महाराज, दुर्ग के द्वार और बुर्ज कहाँ रहे? इस समय तो दुर्ग की दीवारों में सर्वत्र द्वार ही द्वार है। मेरे सेवकों ने कुदलों से दीवारों में बड़े बड़े छेद बना दिए और दीवार के कुछ हिस्सों को तो नींव सहित उखाड़ कर रख दिया। बुर्जियों की हालत तो यह है कि वे कंकड़ पत्थरों के रूप में इधर उधर बिखरी पड़ी है। हमने दुर्ग पर कब्जा करने के लिए जो घोर कृत्य किया उसके परिणाम की ओर शायद आपका ध्यान नहीं गया। ओह, इस विषय में तो मैंने सोचा ही नहीं। हम तो मुसीबत में फंस गए। दुश्मन हमें चारों तरफ से घेर सकता है। मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि नागवर्मा धवलगिरी पर विजय प्राप्त कर इतना शीघ्र इधर लौट आ सकता है, चित्रसेन ने कुछ आश्चर्य और दुख के साथ कहा। इस बीच अमरपाल वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, वह द्रोही नागवर्मा इस तरफ विजयी होकर नहीं लौट रहा है, बल्कि युद्ध के मैदान में भागकर इधर आ रहा है। उसके साथ भी कोई बड़ी सेना नहीं है। हमारे ही पक्ष के कुछ सैनिक उसकी सेना का पीछा करते हुए इधर आ रहे हैं। या तो वे सैनिक आपके पिता तारकेश्वर महाराज के सैनिक होंगे या आपकी तरफ से मदद के लिए भेजे गए सैनिक होंगे। अमरपाल की बातें सुनकर उग्राक्ष खुशी से झूम उठा और जोर जोर से हंसने लगा। चित्रसेन की प्रसन्नता का कोई पार न रहा। उसने उत्साहित होकर अमरपाल से कहा, अमरपाल, तुम हमारे सभी सैनिकों को एक स्थान पर एकत्रित करके मेरी प्रतीक्षा करो। हम उस द्रोही का अंत कर इस नीच शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं। महाराज, मुझे एक उत्तम उपाय सूझ रहा है। यदि आप अनुमति दे तो मैं बताऊं? उग्राक्ष ने कहा। जल्दी बताओ,
विलंब से हानि हो सकती है। चित्रसेन ने उत्सुकता दिखाई। नागवर्मा को उसकी सेना के साथ दुर्ग में प्रवेश करने देना चाहिए। इसके बाद उसे घेर कर हम उसे दलपल सहित यमलोक पहुंचा सकते हैं। उग्राक्ष ने अपना विचार प्रकट किया। महाराज, यह तो बड़ा अच्छा उपाय है। द्रोही नागवर्मा अच्छी तरह से जानता है कि पीछे से हमारे सैनिक उसका सर्वनाश करने के लिए बड़े चले आ रहे हैं। वह निश्चय ही यह सोचकर इस तरफ भागा आ रहा है कि कपिलपुर का दुर्ग उसकी रक्षा करेगा। जब उसे यह मालूम हो जाएगा कि यह दुर्ग हमारे कब्जे में है, तब वह इस ओर आए बिना ही कहीं भाग सकता है, अमरपाल ने कहा। यह बात भी सही है, कहकर चित्रसेन पल भर सोचता हुआ मौन खड़ा रहा। फिर उग्राक्ष की ओर मुड़कर बोला, अगर हमने एक बार नागवर्मा को उसकी सेना सहित दुर्ग के अंदर प्रवेश करने दिया तो इस बात का क्या भरोसा है कि उसके सैनिक राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे यह एक खतरे की बात लगती है। महाराज, इस तरह का खतरा पैदा ही ना हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। अभी तक आप मेरे राक्षस अनुचरों की शक्ति से अपरिचित हैं। पहले हमें किसी भी तरह से नागवर्मा को पकड़कर उसका संहार करना है। नागवर्मा के जीवित रहते इस प्रदेश में शांति एवं सुरक्षा की कल्पना नहीं हो सकती। यदि वह हमारे हाथों से बचकर भाग गया तो समझ लीजिए वह सदा हमारे रास्ते का कांटा बनकर रहेगा। उग्राक्ष ने गंभीर होकर कहा। तुमने एकदम सच कहा उग्राक्ष। यह कहकर राजा वीर सिंह ने उसकी प्रशंसा की। फिर चारों तरफ फैले हुए सैनिकों से बोले, इस समय तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। इस बार नागवर्मा के साथ पूरा फैसला होगा और यह अंतिम फैसला होगा। कपिलपुर राज्य को उसका त्रास झेलते हुए बहुत दिन हो गए हैं। हमें न केवल इस त्रास से मुक्त होना है, बल्कि दूसरे राज्यों को भी इस पापी की धोखाधड़ी से मुक्त करना है। मैं ऐलान करता हूँ कि तुम में से कोई भी वीर अगर उस द्रोही नागवर्मा को जीवित बंदी बनाकर मेरे हाथों में सौंपेगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। जो उसका सिर काट कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आधा राज्य? यह कहकर राजकुमारी कांतिमती ने आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता की ओर देखा। हाँ हाँ, आधा राज्य। उस पापी ने मुझसे द्रोह करके न केवल मेरे राज्य में उत्पात मचाया, बल्कि मुझे इस अंधेरी कोठरी में बंद करके मुझे अनेक यातनाएं भी दी है। कांतिमती बेटी, तुम नहीं जानती, यह पूरी तरह नहीं जानती कि नागवर्मा जैसे शत्रु का अंत कितना शांतिदायक होगा। उसे बंदी बनाकर लाने का अर्थ है देश के सारे उत्पातों को रस्सियों से जकड़ देना। इसके बाद हमारा राज्य कितना सुखमय शांतिमय होगा। फिर बेटी, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। अपमान की सजा देना मेरा क्षात्र धर्म है। अगर कोई नागवर्मा को बंदी बनाकर मेरे अपमान का बदला लेता है तो मैं उसे आधा राज्य तो क्या, कुछ और भी दे सकता हूँ, राजा वीर सिंह ने कहा। अब हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। नागवर्मा को इस बात का पता नहीं लगाना चाहिए कि दुर्ग में एक भी प्राणी मौजूद है। हल्की सी आहट भी न केवल शंका का बल्कि विपदा का भी कारण बन सकती है। अभी हमारी विजय अधूरी है और जब तक नागवर्मा स्वतंत्र और जीवित है तब तक यह अधूरी ही रहेगी। हमें अपनी जीत को पूर्ण बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। सैनिकों को अलग अलग स्थानों पर छिपा देना है। जब नागवर्मा निश्चिंत होकर दुर्ग में प्रवेश करे तब अचानक उस पर हमला करना होगा और जीवित या मृत्यु उसे पकड़ना होगा। चित्रसेन ने कहा। हाँ महाराज, यह काम मुझे तथा अमरपाल को सौंप दीजिए। आप महाराज वीर सिंह एवं राजकुमारी महल के किसी गुप्त स्थान में रहकर मेरे साहस और पराक्रम का प्रदर्शन देखें। यह कहकर उग्राक्ष ने अपने सैनिकों को आवाज़ लगाई। अमरपाल और उग्राक्ष के नेतृत्व में सैनिक तथा राक्षस दल के लोग दुर्ग के भीतर के भवनों में एवं वृक्षों की ओट में छुप गए। तभी नागवर्मा ने दुर्ग के समीप के जंगल में प्रवेश किया। घोड़े पर से ही दुर्ग की बुर्जी की ओर दृष्टि दौड़ाकर वह बोला, करवीर, हमने जो सोचा था वह सच निकली। दुश्मन ने दुर्ग पर धावा बोलकर देखो उसकी क्या दशा बना दी है और अब वह कहीं भाग निकला है।
करवीर ज्वालाद्वीप के भाग चर्मधारियों का सरदार था। वह भी अपने अनुचरों के साथ नागवर्मा के पक्ष में मिल गया था और धवलगिरी पर आक्रमण करने के लिए उसके साथ गया था। वहाँ इन लोगों को महाराज तारकेश्वर के हाथों मुँह की खानी पड़ी। मार खाकर अब ये कपिलपुर के दुर्ग की तरफ भागे चले आ रहे थे। करवीर बोला, जी हाँ महाराज, आपका कहना सच है। ऐसा लगता है कि हमारे शत्रु ने दुर्ग पर रक्षा के लिए छोड़े गए सैनिकों को मारकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया है। पर ऐसा मालूम होता है कि इस समय दुर्ग में एक भी प्राणी नहीं है। शत्रु सारे दुर्ग में लूटपाट करके चित्रसेन की राजधानी को लौट गया लगता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरे 2 भाग चर्मधारी अनुचर उन 2 भयंकर पक्षियों के साथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो एक और बात की आशंका है। दुर्ग की काल कोठरी में बंदी बनाकर रखे गए बूढ़े राज वीरसिंह को कहीं शत्रु के हाथ में नहीं पड़ गए। अगर ऐसा हुआ होगा तो भविष्य में हमें भयंकर खतरों का सामना करना पड़ेगा। पहले कि राजा तारकेश्वर की सेनाएं यहाँ पहुँचे, हमें दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लेना चाहिए। दुर्ग की रक्षा का समुचित प्रबंध तत्काल होना चाहिए। अगर हम दुर्ग की दीवारों की मरम्मत कर लेते हैं तो हम बहुत समय तक दुश्मन का सामना कर सकेंगे, नागवर्मा ने कहा। इसके बाद नागवर्मा और करवीर ने अपने अनुचरों को सावधान करते हुए कहा, दुश्मन हमारा पीछा करता आ रहा है। उन असंख्य सैनिकों के हाथों में पड़ने से बचने में कपिलपुर का दुर्ग ही केवल हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए तुम लोग जल्दी निकलो। इसके बाद नागवर्मा और करवीर घोड़ों पर पहले निकल पड़े। उनके पीछे पैदल सेना और उनके पीछे कुछ घुड़सवार चल पड़े। आधी घड़ी में ये सब लोग दुर्ग की दीवारों के सामने के मैदान में पहुंच गए। तब नागवर्मा तथा करवीर ने अपनी सेनाओं को रुक जाने का आदेश दिया। वे दुर्ग के टूटे हुए द्वारों के पास गए और भीतर झांककर देखने लगे। दुर्ग के अंदर घोर सन्नाटा छाया हुआ था। सब जगह ऐसी खामोशी थी कि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। करवीर, इसमें कोई धोखा दगा तो नहीं है ना? नागवर्मा ने कहा। धोखा क्या है? दुर्ग में जो भी धन संपदा थी दुश्मन सब लूट कर चला गया है। उन्हें बूढ़े राजा वीरसिंह की ज़रूरत थी, सो वे भी उनके हाथों में आ गए होंगे, करवीर ने कहा। हमारे जो सैनिक युद्ध में काम आए होंगे उनके शव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी लाशें कहाँ गायब हो गई? कहीं उग्राक्ष तो अपने राक्षस अनुचरों के साथ यहाँ नहीं आया था? नागवर्मा ने जानना चाहा। नागवर्मा की बातें सुनकर भार्ग चर्मधारियों का नेता करवीर भी कांप उठा। वह उग्राक्ष और उसके राक्षसों के नाम से ही थर थर कांप उठता था। उसने नागवर्मा की ओर अपना घोड़ा बढ़ाया, फिर उसकी तरफ झुककर कोई रहस्य बताने की मुद्रा में बोला, महाराज, भविष्य को दृष्टि में रखकर हम एक काम करेंगे। क्या है वह काम? नागवर्मा ने शंकित मन से पूछा। दुर्ग में सर्वत्र शांति छाई हुई है और कहीं एक मानव प्राणी नजर नहीं आ रहा। मुझे तो आश्चर्य नहीं बल्कि पूरा संदेह है कि कहीं उग्राक्ष अपने राक्षसों के साथ हमारी ताक में ना बैठे हो। एक तरफ तो यह भय है, दूसरी तरफ इस दुर्ग पर कब्जा किए बिना इसे छोड़ जाना भी इसलिए बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि यही दुर्ग हमारी रक्षा कर सकता है। हमारा जाना और रहना दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। हमारा पीछा कर रहे राजा तारकेश्वर के सैनिक इस जंगल में इस तरह हमें अपना शिकार बनाएंगे, जैसे जानवरों को घेर कर उन्हें शिकार बनाया जाता है। हमें दुर्ग में प्रवेश करने से पहले एक काम करना चाहिए। अपने सैनिकों को भेजकर सारी वस्तुस्थिति का पता लगाना चाहिए। फिर अगर कोई खतरा ना हो तो हम पीछे से दुर्ग में घुस सकते हैं, करवीर ने सुझाव दिया।